Morning to all of you. Today we will see our experiment number 22, that is to sterilize surgical instrument. So हमने से पहले जो एक्सपेरिमेंट हमारा हुआ था that is 21, हमने उसमें सभी तरह की प्रोसेस क्लासिफिकेशंस, उसके टाइप्स, उसके इंस्ट्रूमेंट देखे थे कि भाई कौन सा इक्विपमेंट हमको यूज़ करना है इंस्ट्रूमेंट के लिए। ड्राई इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में क्या होता है, और गैसियस स्टरलाइजेशन में क्या होता है, केमिकल स्टरलाइजेशन कैसे होता है। तो अब जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स है सारे आने वाले नेक्स्ट, तो वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि हमको कौन सी चीज़ को स्टरलाइज करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमको ग्लास वेयर्स को स्टरलाइज करना है, हमको इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करना है, तो हम कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। हमको हैंड ग्लोव्स को स्टरलाइज करना है, हमको कैथेटर्स को स्टरलाइज करना है, तो हमको कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम जो है वो सर्जिकल नीडल्स को स्टरलाइज करते हैं, अगर वो प्लास्टिक की है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। अगर वो मेटल की सीरींज है तो कौन सा स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे। तो वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 22 है, दैट इज़ टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सो इन दैट हमारे कंसेप्ट क्या है, जनरल कंसेप्ट कि हमको भी मेथड कौन कौन सी यूज़ करते हैं वो हमको सिंपली यहाँ पे सीखना है। सो यहाँ पे अगर आप जनरल कंसेप्ट देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया उन्होंने इन शॉर्ट प्रोसीजर, कि आपको सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट जो है उसको क्लीन करना है, क्लीन करके उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करना है, उसके बाद में उसको एयर ड्राई करना है, फिर एयर ड्राई करने के बाद उसको रैप करना है। उसको रैप कैसे करोगे आप, कौन सा पेपर देखे थे हमने वहाँ पर, जो ब्राउन पेपर होता है उससे आपको रैप करना है। फिर उसको रैप करने के बाद में आपको उसको लोड करना है। लोड करना है मीन्स व्हाट, कि उसको हमको जो हमारा स्टरलाइजेशन का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमको उसको रखना है। उसके बाद उसको स्टरलाइज करना है, स्टरलाइज करने के बाद कूल करना है, और कूल करने के बाद अनलोड, फिर उसको वहाँ से निकालना है हमको। तो ये है पूरी ओवरऑल प्रोसीजर। इसको अगर हम अच्छा जो एपरेटस आज हम देखने वाले हैं कि हमको कौन कौन से एपरेटस को स्टरलाइज करना है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है सीजर्स, फोर्से, बोन कटर, स्कालपेल्स, टावल, क्लिप्स, नीडल्स, डिसेक्टिंग फोर्से, ब्लैडर, ब्लेड्स, नीडल होल्डर्स, क्लैम्प्स, ब्राउन पेपर, थ्रेड, हॉट एयर, ओवन। तो ये हमारे आज ग्लासवेयर्स है। तो जैसे कि अगर आप नेक्स्ट पेज पर देखोगे तो आपको यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ जो है वो नीडल्स, क्लैम्प्स, फोर्सेप्स, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने ऑलरेडी हमारा जो चैप्टर था सर्जिकल ड्रेसिंग वहाँ पर डिस्कस की है। लेकिन अगर हम ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको स्टरलाइज क्यों करना होता है हमको, क्योंकि इसके पीछे कंसेप्ट है कि भाई अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट है हम ये बार बार यूज़ करना होता है हमको। ये यूज़ एंड थ्रो वाले चीज़ें नहीं होती कि एक बार उसको यूज़ कर दिया और फेंक दिया। लेकिन अगर हमको इसको बार बार यूज़ करना होता है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि पेशेंट टू पेशेंट हमको उसको अलग अलग यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्जन है, अगर उसके पास ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसको बार बार सर्जरी करनी है, तो अगर वो उसको ठीक तरीके से स्टरलाइज नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर जो इन्फेक्शन है, जो ब्लड वहाँ पर लगा हुआ है, वो दूसरा जो ह्यूमन है उसकी बॉडी में भी जा सकता है। कंटेमिनेटेड होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। आपने देखा है कभी कि एक सर्जिकल प्रोसीजर हुई है या फिर ऑपरेशन हुआ है और वहाँ पर ऑपरेशन होने के बाद वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ से पस निकलना स्टार्ट होता है ना। तो ये सारी प्रोसीजर क्यों होती है, ये सब किस वजह से होता है, क्योंकि इम्प्रॉपर हैंडलिंग, इम्प्रॉपर यूज़ या फिर इम्प्रॉपर केयर की वजह से। तो उसका एक फैक्टर ये भी है कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टरलाइज या स्टराइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ ना करें तो क्या होगा, फिर कंटामिनेशन होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी ह्यूमन की इंटरनल बॉडी से क्या करती है, कांटेक्ट में आती है। फिर इसको ब्लड लगा हुआ हो सकता है प्रीवियस ह्यूमन का, उसको वहाँ पर फिर पता नहीं कौन सी डिसीज़ है उसको, फिर वो या फिर उसको पता नहीं कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे लगेंगे, फिर वो चीज़ें जो है वो दूसरे हम ह्यूमन के ऊपर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी उसको वो सब लग जाएगा फिर। तो इसलिए ये नेसेसरी है कि ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी स्टेपवाइज प्रोसीजर क्या है। So surgical instruments are made up of special type of stainless steel of highest purity SS 304 और 316। तो ये SS क्या है, उसका स्टेनलेस स्टील की प्यूरिटी है कि कौन सी आप जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो तो आप उसको हाथ में लेंगे तो आपको एक अलग ही फील लगता है वहाँ पर उसको। अगर आप किसी सर्टिफाइड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाते हो तो उसका जो
स्टील होता है वो एक अलग तरह का स्टील होता है, जो कि ऐसा स्टील होता है जो कि कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। मतलब क्या कि जैसे कि आप नॉर्मल अगर आप धातु की बात करें तो उसको चांसेस होते हैं कि उसको जंग जल्दी लग सकता है या फिर वो जल्दी ख़राब हो सकता है, लेकिन ये जो स्टील होता है इसको ये कोरोजन फ्री होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। ये अगर इंस्ट्रूमेंट जो स्टील होता है अगर हमने उसको 20 साल तक भी अगर रखते हैं तो उसके ऊपर जो है वो कोरोजन या फिर वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। इस तरह का स्टील वो होता है, लेकिन इसको हमको उसकी प्रॉपर केयर करनी होती है, उसको हमको प्रॉपर उसका जो भी मेंटेनेंस है वो करना होता है। इसलिए जो है ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये इतने महंगे इसीलिए होते हैं क्योंकि जो वहाँ पर हम मेटल यूज़ करते हैं, जो स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं वो अलग तरह का होता है, वो नॉर्मल स्टील से अलग होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है अगर हमको इसको स्टेरलाइज करना है तो हम इसको ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन की मदद से भी स्टेरलाइज कर सकते हैं, मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन की मदद से भी स्टेरलाइज कर सकते हैं और गैसियस स्टेरलाइजेशन की मदद से भी स्टेरलाइज कर सकते हैं। सो इन दिस प्रैक्टिकल वी विल डिस्कस ओनली ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन। सो ये जो प्रैक्टिकल है आज, तो हम ये देखेंगे कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट को हमको ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन को यूज़ करके स्टेरलाइज करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसकी स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या है। वॉश ऑल द इंस्ट्रूमेंट विद वाटर एंड अल्कलाइन डिटर्जेंट टू रिमूव द रिमेन्स ऑफ ब्लड क्लॉट्स टिश्यू मसल्स। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हमको स्टेरलाइज करना है पहले हमको उसको वाटर से और अल्कलाइन डिटर्जेंट, जो हमारे पास डिटर्जेंट पाउडर होता है या डिटर्जेंट सोप होता है, उससे हमको उसको क्या करना है, पहले अच्छी तरीके से वॉश करना है ताकि वहाँ पर जो भी ब्लड का स्ट्रेन है या जो भी टिश्यू वहाँ पर लगा है या फिर जो भी मसल्स है या फिर जो भी क्लॉट लगा हुआ है ब्लड का वो वहाँ से निकल सके। उसके बाद में रिंस ऑल द इंस्ट्रूमेंट विद डिस्टिल वाटर, फिर उसको अल्कलाइन डिटर्जेंट से वॉश करने के बाद उसको हमको डिस्टिल वाटर से वॉश करना है। उसके बाद में एयर ड्राई ऑल द इंस्ट्रूमेंट और इन द हॉट एयर ओवन एट 65 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स। मतलब क्या कि जो इंस्ट्रूमेंट आपने धोए हैं उसको आपको रूम टेम्परेचर के ऊपर या फिर हॉट एयर ओवन में 65 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 10 मिनट के लिए ड्राई करना है ताकि जो उसके ऊपर मॉइस्चर है वो वहाँ से ड्राई हो। उसके बाद में क्या करना है आपको, फिर उसको रैप करना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको रैप इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट विद ब्राउन पेपर फॉलोड बाय लाइटनिंग विद थ्रेड। टाइटनिंग विद थ्रेड मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल आपके पास 4 इंस्ट्रूमेंट है इसमें से और आपको उसको स्टेरलाइज करना है, तो आप उसको पहले वॉश करोगे, वॉश करने के बाद उसको डिस्टिल वाटर से रिंस करोगे यानी कि धोगे उसको फिर से, फिर उसके बाद उसको ड्राई करोगे रूम टेम्परेचर के ऊपर या फिर हॉट एवर ओवन के अंदर 65 डिग्री सेल्सियस के अंदर 10 मिनट के लिए। फिर इसको निकाल कर आपको क्या करना है, ब्राउन पेपर में रैप करना है इंडिविजुअली। अगर आपको 4 इंस्ट्रूमेंट दिए हुए तो चारों को अलग अलग आपको क्या करना है, रैप करना है। उसको आपको एक ही, आप देखोगे तो ऐसे सोचोगे कि चारों एक ही पेपर में आ रहे हैं तो मैं इसको एक ही पेपर में रोल कर देता हूँ, तो ऐसे नहीं करना है आपको उसको अलग अलग रैप करके उसको फिर क्या करना है, उसको फिर एक थ्रेड से टाइटली बांध देना है। उसके बाद में लोड द इंस्ट्रूमेंट इन द ओवन बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट स्पेस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट फॉर इजी हॉट एयर सर्कुलेशन इनसाइड द ओवन। अब देखो आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिए हैं आपको वो आपके हॉट एवर ओवन में ऐसे रखने हैं कि चारों या फिर जितने भी आपने इंस्ट्रूमेंट लिए हैं वो उसके बीच में गैप होना चाहिए, उसके बीच में स्पेस होना चाहिए ताकि हॉट एयर अच्छी तरीके से सब जगह पे सर्कुलेट कर सके और सर्कुलेट करने के बाद में वो हमको स्टेरलाइजेशन ठीक तरीके से हो पाए। इसलिए हम जो है वो क्या करते हैं, उसको वहाँ पर स्पेस रखते हैं, उसको एक जगह से आप एक जगह पे ऐसे रख नहीं सकते, उसको हमको इस तरह से रखना होता है कि उसमें हॉट एयर ओवन या हॉट एयर अच्छी तरीके से पास हो सके। फिर नेक्स्ट लोड द इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट क्या है, फिर उसको लोड करने के बाद कैरी आउट द स्टेरलाइजेशन इन हॉट एयर ओवन विद यूजुअल प्रिकॉशंस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। फिर आपको जो है वो हॉट एयर ओवन में रखने के बाद जितनी भी प्रिकॉशंस है वो फॉलो करनी है। उसका जो होल्डिंग टाइम कितना है, जैसे कि अगर आप 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपने हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर रखा है तो 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको 2 आवर के लिए रखना है। लेकिन इफ़ अगर आप 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रख रहे हो तो आपको 1 आवर के लिए इसको स्टेरलाइज करना है। तो डिपेंडिंग इसमें से दोनों में से एक मेथड आपको चूज़ करनी है। उसके बाद में आपको सारी प्रिकॉशंस लेनी है वहाँ पर, उसको कैसे अभी इंस्ट्रूमेंट कैसे चलाते हैं, इसकी प्रोसीजर क्या क्या है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं हमारे प्रैक्टिकल्स में। तो उसके बाद में क्या करना, स्विच ऑफ द हॉट एयर ओवन, अलाउ इट टू कूल। फिर जो हॉट एयर ओवन है उसके पर्टिकुलर टाइम होने के बाद उसको ऑफ करना है, उसको कूल करना है।
और फिर हॉट एयर ओवन को निकालने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का आपका एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 23, टू स्टरलाइज सिरिंज, नीडल्स एंड ग्लासवेयर्स। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि भाई अगर हमको सिरिंज स्टरलाइज करनी है, हमको अगर नीडल्स स्टरलाइज करनी है, ग्लासवेयर्स स्टरलाइज करनी है, तो हम कैसे करेंगे। सो इन दैट एक्सपेरिमेंट ये सारे जो है वो ग्लास सिरिंज के पार्ट्स है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि बीकर इस तरह से होता है, मेजरिंग सिलेंडर, नीडल, है ना, और फिर उसके बाद में पिपेट, फनल, बॉटम, राउंड बॉटम फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अगर आप इन सब चीज़ों को स्टरलाइज करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके स्टेप वाइज प्रोसीजर हम देखेंगे कि वेरियस सिरिंजेस, नीडल्स एंड ग्लासवेयर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर डिफरेंट पर्पज। सिरिंज, needles and glasswares are cleaned properly, wrapped with suitable wrapper and then sterilized by steam sterilization और dry heat sterilization। मतलब ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट हमने अभी डिस्कस किए, इसको हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और स्टीम स्टरलाइजेशन की मदद से स्टरलाइज कर सकते हैं। इसमें पहली मेथड देखेंगे हम कि अगर हमको स्टरलाइजेशन करना है ग्लास की सिरिंज, जो सिरिंज होती है, जो इंजेक्शन होता है, अगर वो ग्लास का है तो हम कौन सी मेथड्स यूज़ करेंगे, बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो जो अगर हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, तो उसकी प्रोसीजर क्या है कि पहले आपको जो भी आपके ग्लास सिरिंज है उसको अच्छी तरीके से वॉश करना है वाटर से, ताकि वहाँ पर जितने भी ब्लड, प्रोटीन, सेल्स हो वो वहाँ से निकल सके। फिर उसके बाद में जो हमारा, अगर आप सिरिंज स्टरलाइज कर रहे हो तो आपका जो प्लंगर और जो बैरल्स है, मतलब क्या कि वो जो इस तरह से दो पार्ट्स होते हैं सिरिंज के, एक जिसे आप प्रेस करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो, दूसरा जिसमें आपका फ्लूइड होता है। तो इस तरह से बैरल्स और प्लंगर से दो पार्ट होते हैं, वो आपको अलग अलग सेपरेट करके उसको सोक करके रखना है, यानी कि डिप करके रखना है। कहाँ पर, माइल्ड हॉट डिटर्जेंट के अंदर। मतलब डिटर्जेंट का आपको एक लिक्विड बनाना है, यानी कि आपको डिटर्जेंट पाउडर लेना है, उसको हॉट वाटर के अंदर डिजोल्व करना है, और उसके बाद में उसको आपको जो आपके सर्जिकल नीडल्स है उसको प्लंगर और बैरल्स को अलग अलग करके उसमें उसको डिप करना है। डिप करने के बाद में क्या करना है, उसको एक स्मूथ जो टेस्ट ट्यूब ब्रश होता है, स्मूथ टेस्ट ट्यूब ब्रश, उससे उसको क्लीन करना है। और ये फिर उसको जो निकालने के बाद वहाँ से उसको 3 से 4 बार हॉट टैप वाटर से उसको और डिस्टिल वाटर से उसको क्लीन करना है। उसके बाद में जो हमारा हमने वॉश किया है सिरिंज, उसको हमको ड्राई करने के लिए रखना है, ताकि जो मॉइस्चर है उसका अंदर बाहर जो भी निकल सके। हॉट एयर ओवन के अंदर 65 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद में हमको इंस्पेक्ट करना है कि इसमें जो है वो किसी तरह का डर्ट लगा है कि नहीं लगा है, या इसमें किसी तरह का डिफेक्ट है या नहीं है। फिर उसके बाद में चेक करने के बाद जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको हमको एक मुस्लिन वापस, या फिर हमको जो हमारा ब्राउन पेपर उसमें उसको रैप करना है। फिर उसको रैप करने के बाद उसको आपको लोड करना है, यानी कि उसको आपको फिर स्टरलाइजेशन चेम्बर में या फिर स्टेरिलिटी के लिए हॉट एयर ओवन के अंदर रखना है, वहाँ पर आपको उसको। फिर उसके बाद में क्या करना है, उसको होल्डिंग टाइम कितना होना चाहिए उसका, 170 डिग्री सेल्सियस 1 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद में आपको स्विच ऑफ करना है, फिर उसको कूल करना है, फिर उसको रिमूव करना है। लेकिन इसी तरह से आप अगर सेम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आप मेथड दूसरी यूज़ कर रहे हो, मतलब क्या कि अगर जो ग्लास सिरिंज है वो आप ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की मदद से भी स्टरलाइज कर सकते हो और मॉइस्ट हीट की मदद से भी कर सकते हो। लेकिन ये प्रोसीजर जो हमने डिस्कस की ये थी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए। अगर अब आप मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हो तो पूरी की पूरी प्रोसीजर सेम है कि आपको किस तरह से उसको क्लीन करना है, किस तरह से उसको रिंस करना है, फिर उसको किस तरह से एक मुस्लिन बैंडेज में उसको रैप करना है। फिर उसको रैप करने के बाद आपको ऑटोक्लेव में क्या होता है कि एक पैन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उस पैन को स्टरलाइजिंग बिन, अंदर जो आपने देखा था, हमने हमारे एक्सपेरिमेंट में देखा है कि एक पैन होता है जिसमें हमको हमारी सारी चीज़ें प्लेस करनी होती है। फिर वो सारी चीज़ें उस पैन में प्लेस करने के बाद आपको उसको होल्डिंग प्रेशर, उसका होल्डिंग टेम्परेचर, उसका होल्डिंग टाइम मेंटेन करना है। तो उसको स्टरलाइज करने के लिए आपका टेम्परेचर कितना, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 15 IB/इंच3। उसके बाद में होल्डिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 121 डिग्री सेल्सियस या 121 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में होल्डिंग टाइम कितना होना चाहिए उसका, 50 मिनट्स। तो 50 मिनट्स के ऊपर आपको उसको 121 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका टेम्परेचर, उसका जो प्रेशर है वो 15 IB के ऊपर क्या करना है, मेंटेन करना है। फिर उसके बाद में उसको स्विच ऑफ करना है, उसकी सारी आपको प्रेशर जो एयर है वो रिमूव करनी है। फिर उसके बाद में उसको आपकी स्टीम को खोलना है। फिर उसके बाद में उसको रिमूव करके
आपको यूज़ करना है उसको। फिर उसके बाद में स्टरलाइजेशन ऑफ मेटल नीडल्स। अगर वो नीडल्स जो है अगर हम अभी तक के देखें तो ये नीडल्स किसके लिए थी, ग्लास के लिए, लेकिन अगर हम मेटल की नीडल यूज़ कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, उसको भी हमको वॉश करना है। उसको वॉश करने के बाद इंसर्ट अ स्टाइलेट और नीडल वायर थ्रू अ हब टू प्रिवेंट द ब्लॉकिंग ऑफ, मतलब क्या कि आपको उसको प्रेस करके देखना है ताकि किसी तरह का ब्लड का क्लॉट वहाँ पर बना है या नहीं। अगर ब्लड का क्लॉट दिखा है आपने कभी सिरिंज के अंदर, अगर ब्लड अटक जाता है या फिर वो क्लॉट हो जाता है वहाँ पर, तो वहाँ से जो ड्रग है हमारा वो पास नहीं होता, तो वो आपको चेक करना है पहले। फिर अगर वहाँ पर किसी तरह का ब्लॉकेज आपको दिखता है तो उस ब्लॉकेज को आपको हॉट डिटर्जेंट में 30 मिनट्स के लिए रखकर, मतलब डिटर्जेंट का पानी लेना है, गर्म पानी, उसमें डिटर्जेंट ऐड करना है और उसको आपको जो सिरिंज है मेटल सिरिंज, उसको अलग अलग उसके पार्ट्स करके आपको उसको वहाँ पर उसको सोक करके रखना है 30 मिनट्स के लिए। और फिर उसको क्लीन करना है उस ब्लॉकेज को, और फिर ब्लॉकेज को क्लीन करने के बाद उसको आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड डिस्टिल वाटर से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको उसको क्या करना है, जो टिप है निडल की वो आपको, जो आपका मैग्नीफाइंग लेंसेस है या फिर माइक्रोस्कोप है उसके अंदर आपको देखना है। क्यों देखना है कि वहाँ पर किसी तरह का ब्लड का क्लॉट तो नहीं है, या फिर वहाँ पर जो है उसकी शार्पनेस है वो बरकरार है या नहीं है। अगर उसका जो नीडल का जो शार्पनेस है वो आपको कम लगता है तो फिर आपको उसको मोटराइज फाइन स्टोन और कांसा स्टोन की मदद से आपको उसको शार्प करना है। फिर उसके बाद में जो इंस्ट्रूमेंट है उसको वॉश करना है और डिस्टिल वाटर से। फिर आपको उसको ड्राई करने के लिए रखना है ताकि जितना भी उसका मॉइस्चर प्रेजेंट है बाहर वो ड्राई हो सके 65 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 मिनट्स के लिए। फिर आपको उसको एक ग्लास कंटेनर के अंदर उसको रखना है, सारी स्पेशल ग्लास कंटेनर के अंदर सारे पार्ट्स रखने हैं आपको। फिर उसको उस असेंबली को आपको क्या करना है, फिर आपको लोड करना है हॉट एयर ओवन के अंदर, फिर उसका सर्कुलेशन करना है और उसको इस तरह से रखना है ताकि उसके जो पार्ट्स है वो आपस में आपको पास में नहीं रखने, दूर दूर रखने हैं ताकि एयर का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो सके। उसके बाद में होल्डिंग टाइम कितना होना चाहिए उसका, 170 डिग्री सेल्सियस आपका उसका टेम्परेचर होना चाहिए और होल्डिंग टाइम 1 आवर का होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको उसको कूल करना है और फिर वो जो आपने फिर आपको उसको जो हॉट एयर ओवन है हमारा उसको अनलोड करना है। फिर इसी तरह से सारी प्रोसीजर जो है वो, अगर आपको इसी को यानी कि जो मेटल नीडल है आपको उसको स्टरलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, तो पूरी की पूरी प्रोसीजर सेम है। बस आपको जो चीज़ चेंज करनी है वो क्या है, आपको टेम्परेचर कौन सा मेंटेन करना है वहाँ पर, होल्डिंग प्रेशर 15, टाइम होल्डिंग टेम्परेचर टाइम कितना होना चाहिए 20 मिनट्स, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए 121 डिग्री सेल्सियस। और फिर उसको आपको स्विच ऑफ करना है, प्रेशर खाली प्रेशर आपको उसका रिलीज़ करना है, फिर लीड हटाकर आपको उसको यूज़ करना है। तो ये थी पूरी सेम प्रोसीजर एज इट इज़, जैसे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की हमने डिस्कस की है उसी तरह से। फिर उसके बाद में अगर हमको ग्लास वेयर्स करने हैं तो ग्लास वेयर्स के लिए भी आपको अगर ड्राई विद द हेल्प ऑफ आप ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की मेथड यूज़ करें तो आपको उसको क्या करना है, पहले क्लीन करना है। और अगर वहाँ पे किसी ऑयली सब्सटेंस कोई प्रेजेंट है तो आपको उसको फिर इसी तरह से आपको उसको हॉट वाटर के अंदर ऐड करके और डिटर्जेंट ऐड करके उसको सोक करना है, आपको उसको ब्रश से साफ़ करना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको ड्राई करना है 65 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद में जो ग्लास पेपर से उनको ब्राउन पेपर में कवर करना है और उसको स्टरलाइज करना है 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 आवर्स के लिए। उसी तरह से मॉइस्ट हीट की प्रोसीजर भी सेम है। आपको उसी तरह से जो प्रोसीजर हमने डिस्कस की उसको फॉलो करके जो ग्लास वेयर से उसको भी क्या करना है, स्टरलाइज करना है। तो इसी तरह से ये थे हमारे आज के 2 एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हमको इस प्रोसीजर में या इस एक्सपेरिमेंट में ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कैसे स्टरलाइज करने हैं। तो आपने देखा कि जो ग्लास वेयर्स है उसको अगर स्टरलाइज करना है तो हम उसको ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की मदद से भी स्टरलाइज कर सकते हैं, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की मदद से भी स्टरलाइज कर सकते हैं। इन द केस ऑफ मेटल नीडल्स, अगर वो मेटल की नीडल है, आपने यूजुअली प्लास्टिक की ही नीडल देखे होंगे, लेकिन अगर वो मेटल की नीडल है तो बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन दोनों की मदद से आप उसको स्टरलाइज कर सकते हो। इफ़ वी स्टरलाइज ग्लास सिरिंज, अगर कोई ग्लास की सिरिंज है अगर हमको उसको स्टरलाइज करना है तो आप उसको ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की मदद से भी स्टरलाइज कर सकते हो और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की मदद से भी स्टरलाइज कर सकते हो। तो ये थी सारी की सारी प्रोसीजर जो हमने आज डिस्कस की। इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वी विल सी टू स्टरलाइज रबर ग्लोव्स एंड रबर ट्यूबिंग। अगर हमको रबर ग्लोव्स और रबर ट्यूबिंग का स्टरलाइजेशन करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो वी विल सी
this in next experiment. Thank you.